Hello guys, welcome again to my channel. Our today's topic is about noun. हमारा आज का टॉपिक नाउन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। नाउन का मतलब होता है कि वे सब प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन। मीन्स प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह के ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का बार बार जब हम यूज़ करते हैं तो उस नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, नथिंग इज़ वेरी एसिडिशियस, ही इज़ हैंडसम बॉय एंड ही इज़ वेरी क्लेवर चैप। मीन्स जो नतन है, यहाँ पे देखो ये हमने जो ही का यूज़ किया है, ये जो ये यहाँ पे ही है, ही है, ये प्रोनाउन है। ये यहाँ पे नतन के लिए ही यूज़ किया गया है, लेकिन हम इसको ही से डिनोट करते हैं। अब ये ही है, ये यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। अब प्रोनाउन होते हैं वो कितने ही प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम इन सभी प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले तो हमें सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस के अंदर बदलना आना चाहिए। केस का टॉपिक आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये केस होता क्या है। बाकी मैं आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए बता दूं कि सब्जेक्टिव केस वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस वो वर्ड्स होते हैं जिनका हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे आई है, किसी सेंटेंस के अंदर आई है और उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस के अंदर बदलना है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और वी सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा। और एनी नेम, मतलब जैसे कोई नाम है, राम है तो मेल होगा, तो मेल के लिए हम ही का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर ये जो है ये मेल होता है तो हम ही का यूज़ करेंगे, और ये फीमेल है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हर। मेल के लिए हिम और फीमेल के लिए हर, ठीक है। अब आता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, मीन्स देखो ये मैंने रूल लिख रखा है, डोंट स्टार्ट एनी सेंटेंस विद ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस के बारे में भी आपको थोड़े से आगे बताएंगे, जब आगे इसका यूज़ हम करेंगे ना बाद में, तब हम बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव केस होता क्या है। तो कोई भी सेंटेंस है वो कभी भी ना तो ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस तो हमारे पास ये हो गए आई मी आवर एस, और रिफ्लेक्सिव केस वो होते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट के अंदर सेल्फ या फिर सेल्फ या सेल ये वर्ड हो और रिफ्लेक्सिव केस के अंदर आ जाते हैं। तो इन वर्ड से कभी भी हम कोई भी सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस में एम के ऊपर हम कट लगाएंगे और सेंटेंस बनेगा आई एम ए गुड चैप, मीन्स मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगला रूल है वो क्या कहता है कि यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रीपोजिशन। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस है जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, उसके अंदर अगर हम पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ता है। देखो जैसे कि ये एग्जांपल है, डोंट लाफ एट मी बट लाफ विद मी। देखो यहाँ पे एट क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आ गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह विद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस। ओके ठीक है। उसके बाद आते हैं कि एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, देखो कि एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट सी/हर। मीन्स इन दोनों में से क्या आएगा। देखो सी क्या है,
सब्जेक्टिव केस और हर क्या है ऑब्जेक्टिव केस। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीपोजिशन है मीन्स एक्सेप्ट, हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का, तो हम हर का यूज़ करेंगे और सी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूल है कि यूज़ द सब्जेक्टिव केस आफ्टर द कंजक्शन, मीन्स सब्जेक्टिव केस का हमें यूज़ करना है आफ्टर द कंजक्शन। नेहा इज़ टॉलर देन मी और आई। देखो अब यहाँ पे जो देन है ये कंजक्शन का काम करेगा, ये कंजक्शन होता है। ठीक है, कि जो नेहा है वो मुझसे बड़ी है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं हम किसी से, तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा ना कि ऑब्जेक्ट आएगा। तो मी हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको हटा के आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेहा इज़ टॉलर देन आई। ओके, उसके बाद है अगला रूल। अगला रूल कहता है कि देयर आर द टू सिंपल सेंटेंस पैटर्न्स, मीन्स कि हमारे पास ये दो हमारे पास पैटर्न होते हैं जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद सेंटेंस होगा, उसके बाद एज होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद देन और प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट। मीन्स शुरू में सब्जेक्ट की तुलना एज और देन का प्रयोग हम तुलना के लिए करते हैं। अगर सब्जेक्ट स्टार्ट में है तो लास्ट में भी सब्जेक्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है तो ऑब्जेक्ट ही स्टार्ट में आएगा। इस जो पहला केस के इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हटा देंगे और सेकंड केस के अंदर सब्जेक्ट को हम हटा देंगे। देखो और ये देखो मैंने नोट लेके लिखा भी है कि जो नाउन है वो नाउन के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, और जो प्रोनाउन है प्रोनाउन के साथ ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला रूल कहता है कि अगर एज का यूज़ हम कब करेंगे, यूज़ ऑफ एज। ठीक है, यूज़ ऑफ एज का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि एज का यूज़ हम तब करेंगे जब सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम एज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस के अंदर ही करेंगे। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की जो सेंटेंस हैं उनके अंदर हम एज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सो एज। हम हमेशा, एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि सो एज होता है ना कि एज सो। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। काफ़ी बार ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूल्स की, कि कब कब यूज़ किया जाता है। सो एज को हम पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव हो, सुपरलेटिव हो, तीनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सो एज का यूज़ नेगेटिव सेंस के अंदर किया जाता है, ना कि पॉजिटिव के अंदर। हम इसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों केस के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अभी एग्जांपल है, वतन इज़ टॉल एज वानी, मीन्स यहाँ पे देखो पॉजिटिव केस है कि वतन बड़ा है वानी से, तो यहाँ पे एज का यूज़ किया है। ठीक है, आगे आता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं दो के लिए, मीन्स जब बात दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हो तो हम हमेशा ईच अदर का यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा के बीच की बात हो तो वन अनदर का यूज़ किया जाएंगे, वन अनदर का यूज़ करेंगे। ईच अदर मीन्स देखो यहाँ पे दो आदमी है, राजन एंड साजन हेल्प ईच अदर, मीन्स राजन और साजन एक दूसरे की मदद करते हैं। ये दो का केस है, यहाँ पे हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा ईच अदर का यूज़ करेंगे। और अगर बात ज़्यादा की हो, मीन्स इंडिया, मीन्स ये एग्जांपल है, इंडिया शुड नॉट फाइट ईच अदर, मीन्स कि इंडिया को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो इस केस के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल्स है, मीन्स इंडिया के जितने भी पीपल्स हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वन अनदर का। ये वन अदर लिख दिया है मैंने, वन अनदर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये वन अनदर आएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यहाँ पे हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि आइदर और। आइदर और का यूज़ हम करते हैं जब पॉजिटिव जो सेंस है वो पॉजिटिव हो और दो में से किसी एक वस्तु को चुननी हो। जैसे हमारे पास राम और श्याम है, उनमें से कोई भी एक स्कूल जाएगा, मीन्स इनमें से कोई एक जाएगा, ये कन्फर्म है कि कोई ना कोई तो जाएगा। एक जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आएगी और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम आइदर और का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर इसी प्रकार अगर ये सेंस नेगेटिव हो कि इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, मीन्स इन दोनों में से किसी ने भी, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अनुसार कि नाइदर राम नोर श्याम गोज टू स्कूल्स, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, किसी एक की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो स्कूल जाए, ठीक है। मीन्स नाइदर नोर का यूज हम नेगेटिव केस के अंदर करेंगे और दो में से एक भी प्राप्त ना होने की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम नाइदर का यूज़ करेंगे। दो के लिए यूज किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए हम नाइदर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास है एनी और एनी वन। एनी का यूज़ हम तब करेंगे जब पॉजिटिव केस हो और दो से ज़्यादा वस्तुओं में से कोई एक चीज़ लेनी हो, तो हम एनी का यूज़ करेंगे और दो के लिए आइदर का यूज़ करेंगे पॉजिटिव केस में, ठीक है। ठीक है, मीन्स कि अगर दो से ज़्यादा हो तो एनी वन और दो से कम हो, मीन्स दो हो तो आइदर और दो से ज़्यादा हो तो एनी वन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर दो से ज़्यादा हो और उनमें से एक भी वस्तु ना लेनी हो तो हम हमेशा नन का यूज़ करेंगे, और दो में से एक भी ना लेनी हो तो नाइदर नोर का यूज़ करेंगे। देखो अब नन का एग्जांपल देखें तो नन हैज़ गोट द गोल्ड मेडल, मतलब किसी ने भी गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया, मीन्स बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनमें से किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं पाया, तो इस केस के अंदर हम हमेशा नन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि ईच का यूज हमेशा तब किया जाएगा जब सभी को लेना हो। मीन्स देखो ये सेंटेंस है, ईच स्टूडेंट हैज़ फॉरगॉटन देयर एडमिशन नंबर, कि सभी विद्यार्थी अपना जो एडमिशन नंबर है वो भूल चुके हैं। तो इस केस के अंदर सभी विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे हम ईच का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे कुछ दो रूल हैं प्रोनाउन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो दो रूल्स थे वो क्या हैं, देखो। पहला रूल है कि आइदर और नाइदर और, जो भी वर्ड हैं जो हमने पहले पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, उनके बाद नाउन या प्रोनाउन है सिंगुलर, तो उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। देखो आइदर पेन्स इज रेड, मीन्स यहाँ पे देखो आइदर और नाइदर और का पहले यूज किया गया, उसके बाद पेन मीन्स हमारे पास नाउन हो गया, वो भी क्या सिंगुलर, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आइदर और नाइदर नोर इसका यूज हो, उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल हो, तो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। देखो एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल है एवरी मीन्स, ये देखो ये जो वर्ड थे इनके अंदर से एक वर्ड आया, उसके बाद ऑफ, उसके बाद आया ऑफ हो गया, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल है ऑफ द, ये गर्ल्स आएगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, हैज़ ए लैपटॉप। देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है, लेकिन जो ये प्लूरल होने के बाद भी कैसे आया, देखो जो ईच है, ईच एवरी का यूज और उसके बाद ऑफ है, मीन्स इसका मतलब ये है कि उनमें से एक, हर एक, प्रत्येक, एक है, एक का यूज किया जा रहा है, तो एक के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी। अब आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने पहले बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे जो प्रोनाउन होते हैं उनके बाद सेल्व्स का यूज किया जाता है, तो आपको पता होगा, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे सेल्फ का यूज किया जाएगा, कहाँ पे सेल्व्स का यूज किया जाएगा। तो सेल्फ का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे जो वर्ड है, जैसे यहाँ वो सिंगुलर हो, जैसे माई है, माई सिंगुलर है तो सेल्फ, अगर आवर है, आवर ये प्लूरल है तो सेल्व्स,
और योर है, ये योर सिंगुलर है तो सेल्फ, हिम सिंगुलर तो सेल्फ, सेल्फ सेल्फ, देम मतलब देम है वो प्लूरल है तो सेल्फ का यूज करें, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है कि ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सेंटेंस कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये माई सेल्फ से स्टार्ट ना होकर आई से, सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो आगे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। कीप, स्ट्रोक, टर्न, क्वालिफाई, मूव, हाइड, बोथ, ओपन, कंसंट्रेट, ये देखो ये वर्ड्स हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इसकी ट्रिक है, इनको हिंदी में यूज करो। कीप रुको, कीप मतलब ध्यान दो, स्टॉप मतलब रुक जाओ, टर्न मतलब घूम जाओ, क्वालिफाई मतलब जो मुसीबत है उनको क्वालिफाई करो, और मूव मतलब आगे बढ़ो, हाइड मतलब खुद को छिपाओ मत, बोथ दोनों, दोनों मतलब दिमाग और धैर्य को बनाते हुए, ओपन, ओपन कंसंट्रेट मतलब ओपन माइंड से और कंसंट्रेट करके, सेल जो वस्तु हैं उनको बेचो, स्टील मतलब चुराने की, फीलिंग मतलब फीलिंग कभी मत रखो, फीड मतलब भोजन, और मेक मतलब मिले बनाना पड़ता है, गैदर और ब्रस्ट। ये दो वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये जो वर्ड्स हैं इनको हम याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक रूल है, आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स यूज रिफ्लेक्सिव केस, मीन्स ये जो वर्ड्स थे ये वो वर्ड्स थे जिनके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अब ये जो वर्ड्स देखे हैं नीचे, ये वर्ड्स वो हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। वो वर्ड कौन से हैं? वो है अवेल ऑफ, मीन्स अवेल जो वर्ड है उसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और एक्वेयर, एक्विट, एक्विट के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। अवेंज रिवेंज, अवेंज रिवेंज का मतलब होता है कि बदला लेना, एक का मतलब होता है खुद के लिए बदला लेना, और रिवेंज का मतलब होता है कि जो दूसरों का बदला है वो लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रजेंट, प्रजेंट अब्सेंट आपको पता है, एडजस्ट पता है, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है कि दूसरे की चीज़ को अडेप्ट करना। उसके बाद होता है कि इंजॉय, इंजॉय करना, प्राइड आपको पता है, और ये है अम्यूज़, और उसके बाद है इंट्रोड्यूस, अप्लाई, प्रोस्ट्रेट, ओवर, रीच, रिकॉन्साइल और रिजाइन, ठीक है। उसके बाद ये इसका एग्जांपल है, दे इंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, मीन्स यहाँ पे क्या है, इंजॉय, इंजॉय के अंदर हमने बताया था कि इसके साथ हमेशा जो रिफ्लेक्सिव केस है वो यूज़ किया जाएगा, तो देमसेल्फ ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहले आता है वन, वन का यूज़ हम 4 तरीके से करेंगे। सबसे पहले आता है वन सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म के अंदर वन आता है, ठीक। वन का यूज़ करते हैं, देखो वन का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, वंस का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म के लिए करते हैं, वन सेल्फ का यूज़ हम, वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वन सेल्फ होता है, और वंस का यूज़ हम वन के ऑब्जेक्टिव केस के अंदर करते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल जो दे रखा है, वन मस्ट डू हीज वंस ड्यूटी, हीज और वंस ड्यूटी, ये बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आया है, ये 10 टाइम्स में से 9 टाइम एग्ज़ाम के अंदर आएगा, श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वंस का यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, तो वंस का मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस होता है वन का, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है वन, तो इसका ही तो हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए वंस का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले आता है कि हु मतलब हु का यूज़ हम हमेशा किसी भी जो वस्तु है उसके ओनर को जानने के लिए करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हु इज़ द ओनर ऑफ दिस बुक, मीन्स कि इस बुक का ओनर कौन है। हु का यूज़ किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा,
ठीक है। और सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। मीन्स उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बॉय हु हैव फिनिश्ड द वर्क कम टू द प्लेग्राउंड। ये शायद ये जो था ना, ये इसका ही था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ये थोड़ा कट पेस्ट में दिक्कत हो गई है, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो हु का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द बॉय हु हैव फिनिश्ड मीन्स वो लड़का जिसने अपना कार्य काम कर चुके हैं वो प्लेग्राउंड में आ जाओ, ठीक है। मीन्स इसमें किसी व्यक्ति विशेष मतलब व्यक्ति के लिए बात की गई है, या फिर हम इस बात को बात करें, द बॉय हु इज़ वेयरिंग मीन्स वो लड़का जिसने रेड कैप पहनी है वो मेरा फ्रेंड है। तो मीन्स हु मतलब वो व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हुज। हुज का यूज हम किसी लिविंग थिंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करते। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसी ऑफ विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं हुज की जगह पे, ठीक है। मीन्स हुज बुक इज हुज, देखो ये एग्जांपल है, दिस इज द लेडी हुज पेरेंट्स हैव डाइड। तो विच का यूज़ हम ये नहीं करेंगे क्योंकि विच का यूज़ हम वस्तुओं के लिए करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हुज। जिसका मीन्स वो लड़की, वो औरत जिसके पिता मर चुके हैं, यह वो औरत है जिसके पिता मर चुके हैं। अभी एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, द सन हुज रेज गिव्स अस लाइट इज अडोर्ड लाइक ए गॉड। देखो हमने यहाँ पे बताया था कि सन का यूज हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते, लेकिन सन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे हम ये जो एक्सेप्शन केस है इसके अंदर हम हमेशा हुज का ही यूज करेंगे, ना कि ऑफ विच, ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे होता है विच, यूज ऑफ विच। तो यूज ऑफ विच का हम क्या करेंगे, तो विच का यूज हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए करते हैं। देखो और ये सिलेक्शन के लिए भी विच का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आउट ऑफ द 3 बॉयज हु मतलब विच इज सेलेक्टेड विच इज योर ब्रदर मीन्स 3 में से कोई एक कौन सा है, किसी मतलब 3 में से एक को चूज कर रहे हैं, चूजन के लिए मीन्स सिलेक्शन है 3 में से कोई एक है तो वो सिलेक्शन हमेशा विच के लिए जब जहाँ पे सिलेक्शन होता है वहाँ पे हम विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि दैट का यूज़। दैट का यूज़ हम दैट का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ऑफ का यूज़, विच का यूज़ और हुज का यूज़ नहीं करते हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। द जगलर एंड हिज मंकी दैट आई सा है, ये सॉरी से नहीं सा यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मीन्स वो जगलर, वो मदारी और वो मंकी मतलब वो बंदर और मदारी जिसको मैंने सुबह देखा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले सेंटेंस की। ये एक नोट करके मैंने बताया है कि जो प्रीपोजिशन है दैट से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दैट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है कि एग्जाम्पल है दिस इज़ द लेडी दैट आई टोल्ड अबाउट मतलब यह वो औरत है जिसके बारे में मैंने बताया था। देखो ये दैट है, दैट से पहले हमने कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं की, लेकिन दैट के बाद हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ये दैट है और दैट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ है, दैट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे, लिटल, ए लिटल, फ्यू, ए फ्यू, नथिंग, नॉट, समथिंग, एनीथिंग, मच, मोर, मैनी, ऑल। ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हमें दैट का यूज़ करते हैं। और ये कुछ 2 रूल्स हैं, द सेम, फिर उसके बाद कोई नाउन हो और उसके बाद भी हम दैट का यूज़ करेंगे, और द ओनली के बाद कोई नाउन हो उसके बाद ही हम दैट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई परचेज्ड फॉर
फ्रॉम द ओल्ड मार्केट, मीन्स यह वो पेन है जो, यह वो अकेला पेन है जो मैंने पुराने बाजार से खरीदा था। ठीक है। उसके बाद है कि यूज ऑफ द प्रीपोजिशन बिफोर विच इज, मीन्स विच से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, विच के बाद नहीं। ठीक है। देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, दिस इज द मैगजीन अबाउट विच। देखो विच से पहले प्रीपोजिशन है, विच के बाद नहीं है, और दैट के बाद होती है, दैट से पहले नहीं होती। ठीक है। ये अंतर है दैट और विच के अंदर। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। उसके बाद है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहले आता है कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हु का यूज हम किसी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम हु का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु का हम ओनर मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं, या फिर नहीं सॉरी ओनर की जगह पे करते हैं हुज का, और होम का यूज हम ओनर की जगह पे करते हैं। ठीक है। हु इज ही, तो मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हमने हु यूज किया। होम इज द पेन, मीन्स ये पेन किसका है, हम ओनर के बारे में पूछ रहे हैं तो होम का यूज किया। और होम डू यू लाइक टू, देखो ओनर के लिए हमने हुज का यूज़ किया। होम डू यू लाइक, तुम किसे लाइक करते हो, उसके लिए होम। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर 5 हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस दैट दिस दोज सच। ठीक है। ये 5 हैं। दिस दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, दिस दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, और दिस दोज का यूज हम प्लूरल के लिए। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ द पुणे। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ द जयपुर, जयपुर का जो क्लाइमेट है मीन्स ये सिंगुलर है, किसी एक जगह का क्लाइमेट है, वो कैसा होगा, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हुई, इज बेटर देन हो गया। उसके बाद है दैट ऑफ, हमने यहाँ पे दीज ऑफ दोज ऑफ नहीं, यहाँ पे हमने दैट ऑफ किया है, दोज ऑफ नहीं किया है। दोज ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो एक सिंगुलर था। ये देखो, ये हमारे पास जब सिंगुलर हो तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। एक मिनट, ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, हाँ बाबा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर तो फिर दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर ये आता है कि रोड्स ऑफ द दिल्ली, मीन्स दिल्ली के जो रोड हैं वो किससे हैं, आर बेटर देन दैट ऑफ देहरादून। तो देखो रोड्स ऑफ मतलब दिल्ली के जितने भी रोड हैं वो प्लूरल है, प्लूरल है तो हमने यहाँ पे आर किया, आर मीन्स प्लूरल किया, और उसके बाद हमने बताया कि देन के बाद दैट का यूज़ नहीं करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम दोज का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसलिए हमने दोज का यूज़ किया। उसके बाद है कि सच प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हुज प्लस दैट, मीन्स सच हो। अगर हम सच की बात करें तो सच के बाद अगर कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हमेशा दैट का यूज किया जाएगा। सच मैन एज मेक, देखो मेक मिसचीफ मस्ट नॉट फॉर गिवन सॉरी, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि सच के बाद हमेशा दैट का यूज किया जाता है। बाकी शायद मेरे को लगता है कि इसके अंदर कुछ एरर थी इस सेंटेंस के अंदर। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जैसे सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सब्जेक्टिव केस में आते हैं कि आई मी वी सी हर, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस होते हैं। और हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव में आते हैं माई अवर योर हिज हर इट्स देयर। और पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास आते हैं माइन अवर योर्स हिज हर देयर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि देखो ये हमारे पास सेंटेंस है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो माई का हमारे पास है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पेन, पेन तो हमें पता है ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखो यह मेरा पेन है, मेरे के लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें दिस पेन इज़ माइन, मतलब यह पेन मेरा है, तो माइन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेगा, ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद आता है कि जिरंड। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जिरंड होता क्या है। जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जिरंड होता है, ठीक है। जिरंड के क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाते हैं, बाकी ये प्रोनाउन का एक रूल है, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जिरंड इज़ यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव, मीन्स जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, अवर, ओवर, उसके बाद हमेशा उसके बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। देखो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑफ हो तो उसके बाद हम जिरंड का यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ के बाद अक्सर जिरंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि when two different nouns are compared with all these words, then the helping verb is used always according to the first subject। देखो कि जब दो नाउन हैं वो कनेक्ट हो, when two different noun are connected with all these words, मीन्स जब दो डिफरेंट नाउन है वो इन सब से जुड़े हों, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो इन वर्ड्स के साथ जुड़े हों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, नथिंग, बट, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अकम्पनी बाई, और उसके बाद है मैनेज बाई और डोमिनेटली, और उसके बाद है वेल एज वेल एज एंड एड नोट। अगर इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करेंगे वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार की जाएगी। देखो ये हमारे पास है द बॉयज़ एज वेल एज द चिल्ड्रंस हैव पास्ड द एग्ज़ाम। सॉरी, ये सेंटेंस में कुछ एरर है, हैव की बजाय हैज़ की बजाय हैव करेक्ट होगा, और इसका आंसर होगा कि द बॉयज़ एज वेल एज द चिल्ड्रंस हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट रूल बचा है कि व्हेन द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड्स, अगर सेंटेंस के अंदर ये चार वर्ड्स हों तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार होगी, लेकिन जो ऊपर वाला केस था उसके अनुसार फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार थी। तो सेकंड केस वाले के अंदर क्या है कि अगर आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नन बट, इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो जुड़े हों तो हमेशा सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी। देखो नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, सिंगुलर है, तो इज पुअर, ओके। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।